बिजनेस रैंकर्स की तरफ से मैं मूलतन आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कोरोना काल में बहुत सी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं को बहुत से सामने करने पड़ रहे हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उन पे ना केवल अपनी बट उनके साथ एक दूसरी जान भी जुड़ी होती है, जिसकी भी जिम्मेदारी उस पे होती है। आज बहुत सी बातों को लेके उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को उनकी डिलीवरी से पहले उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, डिलीवरी के बाद क्या रखनी चाहिए, डिलीवरी के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम कुछ विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता मैम, आपका स्वागत है। डॉक्टर थैंक पूनम उपाध्याय मैम, आपका स्वागत है। राकेश जी, कुकुन हॉस्पिटल के सीईओ हैं, आपका स्वागत है। हम सब लोग अभी कुछ टॉपिक और कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी उन लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले मैं प्रिया मैम से बात करना चाहूँगा कि मैम, अभी बहुत सी महिलाएं हैं जो गर्भवती भी हैं और कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, अलग अलग फील्ड में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन महिलाओं को क्या क्या सावधानियां इस समय में रखनी चाहिए, इन पे थोड़ा सा आप हमें बताएं। कुछ डॉक्टर प्रिया मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली कुछ आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे पुलिस में है या हेल्थ सेक्टर में है, हमारे साथी कुलीग डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं, क्लीनिंग सेवाओं से जुड़ी हुई महिला हैं, जो डेफिनेटली लास्ट 1 ईयर से हम लोग उन्हें ओपीडी में देख रहे हैं। वो उन्हें उनकी वर्किंग कुछ इस तरह से है जिन्हें देना ही है, वो हमारी असेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो देखिए, कोविड का या कोरोना का कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट या लाइन नहीं है। हमें जो हमारा बेसिक केयर है, वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड हाइजीन से ही हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी महिला या किसी और फील्ड से जुड़ी हुई महिलाएं अगर वर्क फ्रॉम होम ले सकती हैं, तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो वर्क प्लेस पे जा रही हैं, तो मास्क हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मास्क के लिए जैसे हम लोग आप लोग हम ही देख रहे हैं, हमारा मास्क जो है वो चिन से ले नोज से लेके चिन तक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग इंडियंस हमारे यहाँ मास्क हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो क्लॉथ मास्क होता है। और वो मास्क हमारा नोज उसमें पूरी तरह से नोज भी कवर नहीं होता है। तो हमें डबल मास्क यूज करना है, उसमें से एक सर्जिकल मास्क होना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना है। लोगों से इंटरेक्शन और सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हम फॉलो कर सकते हैं वो हमें फॉलो करनी है। एंड हैंड हाइजीन, ये तीनों चीजें ही देखने में या सुनने में लगता है कि बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, बट कोविड के लिए, उससे प्रिकॉशन के लिए हमें इसका बहुत सख्ती से हमें यूज करना है। बहुत अब हम लास्ट 1 ईयर से हम लोग भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बीस जब भी हमारा किसी भी सरफेस से हमने टच किया है या किसी अपनी डेस्क के अलावा कहीं और टच किया है, तो हम हैंड वॉश कर लें। हैंड वॉशिंग भी हमारी 20 सेकंड 30 सेकंड तक होनी चाहिए। दूसरा, हम जब भी घर से बाहर हैं तो चेहरे को कम से कम छूने की कोशिश करें, स्पेशली आईज, नोज एंड माउथ को टच ना करें। ये मतलब, और जैसे ही हम अपने वर्क से घर पे जाते हैं, घर पे जाके एक बार जो भी हमारा बाहर का वो है हम बांट लें और स्टीम इनहेलेशन स्टीम लें। उससे हमारा जो एक बार बाहर का मतलब वायरल एक्सपोजर बाय द वे हुआ भी है, तो वो क्लीन होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स इट। यस मैम, उन्हें इन सभी सावधानियों को तो रखना ही रखना है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं अभी भी सेवाएं दे रही हैं, वो घर पे से काम नहीं कर पाती हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं ले पाती हैं, उनको दूसरी लहर में कितना खतरा उन लोगों को अभी है, और वो अपनी इम्यूनिटी पावर किस तरह से बूस्ट कर सकती हैं ताकि उनको इस खतरे से बचा जा सके। सर देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है जो हम लोग देख रहे हैं, वो पहली लहर से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है या उसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन रेट भी फर्स्ट वेव से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा है, जो पेशेंट्स हमारे आ रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर पहली वेव में जितने मरीज थे, सेकेंड वेव में हमारे आसपास उससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल के अगर आसपास के लोग ज्यादा कोविड से इन्फेक्टेड हैं, तो उसके इन्फेक्टिव होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और क्योंकि एक प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑलरेडी इतने होते हैं, बेबी को कैरी करने के लिए, जैसे उसका रेस्पिरेशन ऑलरेडी उसका कॉम्प्रोमाइज होता है। और जो अभी वायरल हमारा जो सेकेंड कोविड चल रहा है, उसमें हमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी काफी देखने को मिल रहे हैं।
दैट मीन्स फीमेल्स जो है अभी और प्रेग्नेंट फीमेल्स कोविड के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो उसके लिए हमें उनको एक्स्ट्रा केयर और उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अगर वो घर पर ही हैं और मेल पार्टनर्स अगर बाहर जा रहे हैं, तो उनको उनसे भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमारे आसपास जो एसिम्टोमेटिक कैरियर हैं इस सेकेंड वेव के टाइम पे, हमें उनसे ज़्यादा रिस्क है। तो हम अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, फीमेल्स को यही एडवाइस करते हैं कि आपको अभी स्पेशली जो हमारा अभी इतना क्रिटिकल पीरियड चल रहा है, उसमें आपको सबसे ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। वो लोग पूरी तरह से घर पे हैं, आप उनके साथ रहें। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर के जो मेंबर्स जो बाहर जा रहे हैं, वर्किंग के लिए जिन्हें जाना पड़ रहा है, आपको उनके साथ भी मास्क का इस्तेमाल करना है। दैट इज। थैंक यू मैम। इन सब परिस्थिति के बीच भी कई बार महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। एक कोरोना पॉजिटिव महिला को किस तरह से हम लोग बर्ताव करना चाहिए, उसको क्या सावधानी उसके बाद रखनी चाहिए, और क्या उसके जो पॉजिटिव होने के बाद, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसके भ्रूण पे भी क्या किसी तरह का कोई असर पड़ता है? डॉक्टर पूनम मैम इस पे थोड़ा सा हमें बताएं। पूनम उपाध्याय मैम। Thank you, Moulton ji, for inviting me on this platform. थैंक यू। पहले आपको ये बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होना इस बात को तय नहीं करता है कि आपको बीमारी के कितने लक्षण दिखाई देंगे। एक बार आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसके बाद में पैनिक नहीं करें। ऐसा हो सकता है कि आप पॉजिटिव हों लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हो। इसका मतलब आपको किसी तरह के सांस में तकलीफ, खांसी या बुखार के लक्षण ना हो। तो कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी या कोरोना पॉजिटिव अदरवाइज कोई भी पेशेंट के लक्षणों में कोई अंतर नहीं होगा, और केयर भी प्रेग्नेंट होने की वजह से कोई डिफरेंट नहीं होती है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो आप घबराए नहीं। अपने फिजिशियन से ऑनलाइन कंसल्टेशन करें और अपने केयर के बारे में समझ लें। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी लूप में रखें। घबराने की बजाय आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, खाना-पीना सही रखें। वॉच रखने का मतलब हुआ, आप देखें आपको किसी तरह का नया लक्षण तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको फीवर होता है, कॉफ होता है, गले में खराश महसूस हो रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से रिकंसल्ट कर लें। तो केयर बेसिकली कोविड की ही होती है। उस टाइम पे प्रेगनेंसी की अलग से कोई केयर नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के स्टेज के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी की केयर डिफर कर जाती है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी, तो आपके कोविड अगर सीरियस भी हो जाता है, सिम्प्टोमेटिक भी हो जाता है, तो भी आपकी केयर एंड मैनेजमेंट इज कोविड मैनेजमेंट। आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जैसे लोगों का ज़्यादा कंसर्न सीटी को लेकर है। एचआरसीटी लंग्स में इन्फेक्शन को देखने के लिए किया जाता है, और लोगों को सीटी को प्रेगनेंसी में नहीं करने की धारणा अच्छे से पता है। एक्स्ट्रा सीटी हम प्रेगनेंसी में यूजुअली एडवाइज नहीं करते हैं, पर एचआरसीटी कोविड अगर सिम्प्टोमेटिक है और लंग्स में जाने की संभावना दिखा रहा है, तो एचआरसीटी करना पड़ता है। तो अगर आपका कोविड सीरियस स्टेज में है या सिवियरिटी काफ़ी है, तो प्रेग्नेंट लेडीज एचआरसीटी करा सकती हैं विद अ शील्ड। डेफिनेटली सीटी कराने का डिसीजन फिजिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर पे रहेगा, पर मेरे लिए ज़रूरी है ये बताना कि पेशेंट इस बात को ना डरे कि सीटी कराएं या नहीं कराएं। कोविड के ट्रीटमेंट में कोविड पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है। मैम, जो महिलाएं अभी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनका डिलीवरी टाइम भी अभी है, उन महिलाओं को किस तरह की सावधानी होनी चाहिए, उनका किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स के लिए भी इसमें सुझाव आप दे सकें, और किस तरह का उनके साथ बर्ताव होना चाहिए, या वो किस तरह की सावधानी और किस तरह का होना चाहिए सब कुछ? देखिए, कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर डिलीवरी के आसपास है या डिलीवर होने वाली है, तो ट्रीटमेंट डॉक्टर जब करता है तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर इज लाइक एनी अदर सिक पेशेंट। सिकनेस के लिए एम्पैथी की जरूरत होती है, हम समझते हैं, और मेरे हिसाब से सारे डॉक्टर ये समझते हैं कि कोविड पेशेंट काफी परेशान होता है। लेकिन इस डिजीज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो पेशेंट का एस्पेक्ट है वो भी पेशेंट की समझ में आए, कि कोविड में सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टेंसिंग होती है। तो
हम जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट को डिलीवर करते हैं या डिलीवरी के आसपास उसका एग्जामिनेशन होता है, तो हम अपने पेशेंट को सब कुछ ध्यान दे के ही ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कॉन्टैक्ट पीरियड मैम की आवाज़ शायद किन्हीं कारणों से रुक रही है। इसी बीच राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ कोकून हॉस्पिटल के। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हॉस्पिटल्स हैं जो स्पेशली महिलाओं पे काम करते हैं, उन हॉस्पिटल्स को किस तरह की तैयारी पिछले 1 साल में उन्होंने की है और किस तरह की तैयारी उनको रखनी चाहिए इसके लिए? धन्यवाद मूलचंद जी। नमस्कार सारे ऑडियंस जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जिस हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट की जाती है, मतलब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है बेसिकली, बिकॉज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये पेशेंट नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज नॉट ए पेशेंट। ये जो है आगे दुनिया में एक अच्छा काम के लिए ये मुहिम है और इसके लिए लेडीज ये प्रेग्नेंट हुई हैं। सो जो हॉस्पिटल्स जो हैं जो इस लेवल पे कैटर करते हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सारे मैकेनिज्म ऑफ सैनिटाइजेशन प्लस मैकेनिज्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग प्लस हैंड हाइजीन, जो हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते हैं, वो पूरे हॉस्पिटल में फॉलो हो। और 1 साल में लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो कोकून हॉस्पिटल ने जो प्रोटोकॉल फॉलो किए उसमें क्रॉस इन्फेक्शन इनसाइड द हॉस्पिटल के अंदर में 0% है। एक भी आदमी हॉस्पिटल की वजह से इन्फेक्ट नहीं हुआ है, वेदर जो हमारे यहाँ मैटरनिटी के लिए जो लेडीज आई हैं, ओपीडी में आई हैं, इन पेशेंट्स होके आए हैं, डिलीवर कराए हैं, चाहे वो बच्चों को ले लो, तो एक भी हुआ नहीं है। उसका रीजन एक ही है कि हमारे सारे स्टाफ डॉक्टर्स ने वो प्रोटोकॉल फॉलो किया है जो हम लोगों ने स्टैब्लिश की थी पिछले साल से ही, जब लास्ट ईयर फर्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 आया था। एक हॉस्पिटल को, जैसा हम लोग का जो मैटरनिटी सेंटर है, इसमें एज गुड एज जैसे कोविड पॉजिटिव सेंटर है, जिस तरीके से वहां पे सारी सावधानी बरतनी चाहिए, सेम सावधानी हम यहाँ भी बरतते हैं, जबकि हम पॉजिटिव सेंटर नहीं है। तो इससे आप लेवल ऑफ आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों का ध्यान रखते हैं, बिकॉज हम ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग इन्फेक्ट होकर ना आए वो मेरे यहाँ से इन्फेक्शन लेके जाए। इनफैक्ट वो आए तो भी वो यहाँ से इन्फेक्शन कम करके जाए और मतलब इन्फेक्शन फ्री होके जाए। दैट इज व्हाट इज द पॉलिसी दैट वी अडॉप्ट। अब इसमें क्या है, राइट फ्रॉम एंट्री लेवल आपको एक हाइपर सॉल्यूशन में आप अपने फिट को डिप करते हैं, जिससे कि आपके पैर से कुछ चीजें बाहर से अंदर ना आए, कीटाणु ऐसा। तो क्या आप अपने हैंड हाइजीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। आप देखोगे जो भी टच पॉइंट्स होते हैं, जैसे लिफ्ट का बटन हो, स्टेयरकेस की रेलिंग्स हो, वो सबको सैनिटाइज करना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज आ रहे हैं, वो जहाँ भी टच कर रहे हैं वो सैनिटाइज हो रहे हैं। दैट इज द प्रोसेस वी फॉलो, जिससे कि उसको कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह की इन पेशेंट में जब हम रूम में जब उनको एडमिशन करते हैं, उसको पहले पूरी रूम सैनिटाइज की जाती है। जब वो बाहर आते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उसके बाद सैनिटाइज की जाती है। ओटी के अपने प्रोटोकॉल्स बहुत ही अलग है, जहाँ पे हमारा 3 लेवल ऑफ प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजेशन एंड फ्यूमिगेशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है आफ्टर एवरी पेशेंट, व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये चीज हम फॉलो करते हैं, जिससे कि हम लोग बिल्कुल एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें, एक ट्रस्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकें। साइमल्टेनियसली उसमें एक हम खुशी का माहौल देना चाहते हैं, जिससे वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बूस्ट करें और उसी चीज को लेके वो 9 मंथ्स की जर्नी कैटर करें। जी राकेश जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। इसके साथ ही हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। बहुत सी महिलाएं हैं वो घर पे भी रह रही हैं, अभी गर्भवती महिलाएं हैं, और वो अपने इस डर के माहौल में अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखें, किस तरह से सकारात्मक अपने आप को रख पाएं? राकेश जी। तो ये बहुत आसान चीज है। देखिए, आप जैसा सोचते हो वैसा आप डिलीवर करते हो, बहुत क्लियर है। और जैसा मैंने आपको बताया, एक जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोई पेशेंट नहीं है, मतलब ये इतनी अच्छी जर्नी है, इसको हम बोलते हैं इंजॉय करना चाहिए, इसमें खुशी से आगे बढ़ना चाहिए। ये 9 मंथ्स है, ये शायद वरदान है भगवान का, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इसमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, बी पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव फील करें, अपने आप अपनी जो सोच है इसमें पॉजिटिवनेस लेके आए,
और हमेशा यही सोचें कि आप जो हैं वो सबसे हैप्पी हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप जिस कंडीशन में हो सबसे अच्छे हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें करनी है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जैसे सिंपल फॉर्मूला प्रिया मैम ने बताया कि भाई कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करें तो हमें कोविड से कैसे बचना है। आप 3-4 बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे बच जाएंगे, लेकिन वही हम फॉलो नहीं करते। उसी तरीके से हम एक गर्भवती महिलाएं अगर अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखना चाहें तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, दिन में थोड़ा सा योगा करना है। डेफिनेटली जो ट्रीटिंग डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनको उनके अंडर में गाइडेंस में ये सब करना है। बट अगर वो उस चीज को करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने आप को सेल्फ रिजुमिनेट करें, मतलब उस हिसाब से अगर वो चलेंगे आगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बेस्ट पार्ट क्या, हम एक जब इंटरव्यू लेते हैं किसी भी कैंडिडेट का पूछते हैं आपकी हॉबीज क्या है, आपका आपको अच्छा क्या लगता है, मतलब कोई भी आदमी पूछता है एक दूसरे से आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। तो मुझे यही लगता है कि आप जिस चीज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, जो चीज में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वो काम करना चाहिए। मतलब अगर आपको बुक पढ़ना है तो अच्छी बुक किताबें पढ़े, भगवत गीता हो या कुछ भी हो। अगर आप समझो कि मूवीज देखना चाहते हैं, अच्छी मूवीज देखें, इंस्पायरिंग मूवीज देखें, मोटिवेशनल मूवीज देखें। क्योंकि सास भी कहो कहीं बहुत ही वैसी वाली सीरियल्स ना देखें, उससे दूर रहे, क्योंकि वो नेगेटिविटी माइंडसेट करता है। बट अच्छी अच्छी मूवीज देखें, अच्छी अच्छी सीरियल्स देखें। आपको अगर खाना बनाने का शौक है, आप अच्छे से खाना बनाए, डेली खाना बनाए, ज्यादा खाना बनाए, लोगों को खिलाएं, बहुत अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कम लोगों को बुलाते हुए घर के फैमिली मेंबर्स के लिए ही करना। बट मेरा क्या कहना है, आप जिस चीज में खुश रह सकते हैं वो चीज करें, वही आपको खुशी देगी। कोई आप स्ट्रेस मत लो, कभी भी कोई चीज कोई कोरोना नहीं होगा। अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे, जो लोगों ने भी जो पालन की है, जो प्रिकॉशंस के पालन की है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं बिना मास्क के खुद ही घूम रहा हूँ तो इट इज माई फॉल्ट, इसमें कोई ना गवर्नमेंट ना परिवार कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी गलती है। तो उसी तरीके से ये 4-5 चीज की पालन करेंगे जो हमारे डॉक्टर्स लोगों ने बताया, तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। आप हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे मन से रहो, सब अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ना आपके आने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, ना आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम होगा। और कुकुन हॉस्पिटल तो सब कुछ देखभाल कर ही रहा है, इसलिए आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस। यस राकेश जी, आप तक वापस आते हैं। इसी बीच हम प्रिया मैम से, डॉक्टर प्रिया से जानना चाहेंगे। मैम, अभी महिलाएं हैं उनको इस बात के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे कि जो महिला अभी जिसके बच्चा होने वाला है, उसको एक डर है कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ या अभी बच्चा होने वाला, तो क्या वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है बच्चा भी, या उसके भ्रूण पे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा उसके कोरोना पॉजिटिव होने पे? देखिए, कोविड जो है अभी बहुत नया वायरस है, ऑल्दो अब हम इसे 1 या 1.5 साल से इसके साथ चल रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि कोविड का वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट बहुत ही कम है, कि मदर से बेबी को कोविड हो रहा है, कंजेनाइटली हो रहा है। बाहर आने के बाद अगर मदर से उसका कॉन्टैक्ट है तो वो फिर भी कोविड बेबी मदर से कैच कर सकता है, बट कंजेनाइटल ट्रांसमिशन के बहुत कम चांसेस हैं। दूसरा, फीटस पर इन 9 मंथ में जब हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को लास्ट जो फर्स्ट वेव था उसमें भी कोविड पॉजिटिव हुए, सेकेंड वेव में भी अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 4th-5th मंथ में हैं या 3rd ट्राइमेस्टर में भी हैं और जिनके बेबीज कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। पर कोविड डेफिनेटली हमारे चारों तरफ अभी प्रेजेंटली है, बट बेबी और प्रेगनेंसी में फीटस को डायरेक्टली कोविड से ऐसे बहुत रिस्क फैक्टर्स अभी तक हमें नहीं मिले हैं। ये हमारे लिए, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमें कोविड इतना मतलब बेबीज के लिए या फीटस के लिए इतना रिस्की नहीं है दैट मीन्स। तो इसीलिए हम लोग अभी भी अपने पेशेंट्स को जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उनको हम ये नहीं कह रहे कि नहीं अभी आप कोविड पीरियड में प्रेगनेंसी प्लान मत कीजिए। आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। कोविड से जिस तरह से किसी भी दूसरे व्यक्ति को बचना है, उसी तरह से आपको भी बचना है। हमें ये समझना है कि कोविड अगर 100 लोगों को हो रहा है, जिसमें से 95% पेशेंट्स या 97% पेशेंट्स को वैसे भी होम मैनेजमेंट से या घर पे जो हम फिजिशियन से कंसल्टेशन देते हैं उससे ठीक हो रहे हैं। केवल 1 और 20% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उसमें से भी 50% में भी काफी पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो जाते हैं, पर
एक्सट्रीम हेल्थ हैजार्ड्स केवल कुछ ही परसेंट लोगों को रहते हैं। तो अभी हम जो जितने भी पेशेंट्स के हमारे पास कॉल्स आते हैं, तो उनसे मतलब उनको जो डर है, हमें उससे वो लगता है कि वो स्ट्रेस बहुत अननेसेसरली ले रहे हैं, जिसकी मतलब हमें डेफिनेटली वॉचफुल रहना है, हमें ध्यान रखना है, सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेनी है, अपने फिजिशियन के कंसल्टेशन में रहना है, गायनेक को सारा इन्फॉर्म करना है। पर कोविड का स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अगर हमारा है, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, हम अपना डे टू डे उसमें पूरा बैलेंसिंग रख रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट इससे आराम से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इससे बचाव करना है। अगर हमें इन्फेक्शन हो भी गया है, तो हमें ये मानना है कि हम अपने 95% पेशेंट्स में ही आएँगे। हमें कोविड से हम और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं या हम करना नहीं चाहते हैं कि हमें कोविड हो सकता है। पेशेंट पहले दिन हमें कहेगा मैडम मैंने तो आइसक्रीम खा ली थी इसलिए मुझे थोड़ा-सा गले में खराश लग रही है। मैंने फ्रिज का पानी पी लिया था या मैं एसी में सो गई थी इसलिए। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मुझे फीवर था 3 दिन से या मेरे को कोल्ड हुआ है। आपको आपको अभी सभी को पता है कि कोविड के क्या सिम्पटम्स या लक्षण चल रहे हैं। तो जो भी लक्षण है, आपको जो भी पता चलता है, आप पहले दिन, दूसरे दिन ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें कि मुझे ये लग रहा है, मेरी नेबर में या मेरे फ्रेंड्स में या मेरे फैमिली में जो कोविड के और सिम्टम्स हैं, जितना जल्दी हम अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानें, उन्हें एक्सेप्ट करें और ट्रीटमेंट शुरू करें, तो उतना ही हमारी रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। पहले 3-4 दिन हम इसे सिंपल कोल्ड कॉफ मान के निकाल दें और फिर चौथे या 5वें दिन डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम मतलब आई थिंक विद द पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड लाइफ हम लोग डेफिनेटली कोविड इस पैंडेमिक को भी अच्छे से निकाल लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा आपने बताया। आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अभी बड़ा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि क्या गर्भवती महिलाएँ वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं या वैक्सीनेट हो सकती हैं? इसके बारे में डॉक्टर प्रिया आपसे सुझाव चाहिए। सर एक्चुअली अगेन तो वही चीज़ है, देखिए कोविड किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जितना टाइम पीरियड हमें चाहिए और होता है, सबसे पहले कोविड वैक्सीन के लिए अभी हमें उतना टाइम पीरियड नहीं मिला है। कोविड का वैक्सीनेशन फॉर अ नॉर्मल पर्सन, नॉन प्रेग्नेंट मेल, फीमेल सभी के लिए बहुत जल्दी अप्रूवल्स मिले हैं। तो प्रेग्नेंसी कुछ मतलब अभी कुछ समय पहले तक हमारी गाइडलाइंस यही थी कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में कोविड हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना है, परंतु अभी हम लैक्टेशन में तो मदर्स को अलाउ कर रहे हैं, पर प्रेगनेंसी में जैसे बाहर अगर हम देखें तो बाहर की कंट्रीज में कुछ वैक्सीन हैं जो अलाउ की गई हैं, बट स्टिल अभी हमारी जो फॉक्सी या हमारा जो गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो हम लोग अभी इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को एडवाइस नहीं कर रही हैं और वी आर वेटिंग फॉर द फर्दर गाइडलाइंस फ्रॉम फॉक्सी। एंड मैं इस पे एक बार डॉक्टर पूनम से भी एक बार एडवाइस मतलब उनके व्यूज जानना चाहती हूँ फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स स्पेशली। यस डॉक्टर पूनम, आप बता पाएँगे थोड़ा-सा इसमें क्लियर करें थोड़ा-सा? एक्चुअली वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी को लेके प्रेजेंट स्टेटस तो ये है कि फॉक्सी वांट्स टू प्रमोट वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, पर क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का डिसीजन गवर्नमेंट पे है, तो हुँ, आईसीएमआर अनलेस इट अप्रूव्स द वैक्सीन फॉर प्रेगनेंसी वी कैन नॉट गिव द गो अहेड टू आवर पेशेंट्स। पर लैक्टेशन में तो डेफिनेटली वी शुड एनकरेज आवर पेशेंट्स टू टेक अ डिसीजन। हमें कोशिश करनी चाहिए पेशेंट को थोड़ा एम्पावर करें, वो खुद डिसीजन ले ले कि मुझे वैक्सीन लगवाना है। लैक्टेशन में वैक्सीन लेने से तो आपके बच्चे को भी आपके एंटीबॉडीज का फायदा होगा थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। प्रेगनेंसी में भी हम एनकरेज तो करेंगे, फॉक्सी पुश करना चाहती है गवर्नमेंट को कि वो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन प्रमोट करे, पर डेफिनेटली वील हैव टू वेट। जब तक गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं देती तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। यस डॉक्टर पूनम। डॉक्टर पूनम, एक आपसे ये भी थोड़ा-सा है कि जो महिलाएँ बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, वो उस बच्चे को जो कोरोना पॉज़िटिव महिला है, क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? और दूसरा उसको डिस्चार्ज कंसल्टेंसी आप किस तरह से, वो घर पे क्या सावधानियाँ और रखें? इन 2 बातों पे थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा और सुझाव दें। देखिए
ये अभी बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि आपका कोविड वायरस ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी में जाता है। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क बेबी को डेफिनेटली दिया जा सकता है, कोविड पॉजिटिव मदर का भी। पर क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसका वायरल लोड कम होगा, अगर सिम्टोमेटिक है तो वायरल लोड ज़्यादा होगा, और उसकी इन्फेक्टिविटी के हिसाब से ही हम उसको पेशेंट को बेबी की हैंडलिंग समझाते हैं। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि आपके पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है या ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के अपने बच्चे को देना प्रेफर करेगी। अगर पेशेंट इंटरेस्टेड है कि वो डायरेक्टली बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए तो ये पॉसिबल है। उसको सिर्फ अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मतलब जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाए तो अपने हाथों को उसको उठाने से पहले अच्छी तरह वॉश करे और प्रॉपर N95 मास्क पहन के और फिर अपने बच्चे को फीड करा सकती है। फीड कराने के बाद में फिर उसको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। बच्चे को या तो 6 फीट के डिस्टेंस पे एक पैडल में रख ले या दूसरे बेड पे, या बीच में कर्टन का पार्टीशन भी रख सकते हैं। अगर पेशेंट के पास में डिस्टेंसिंग का प्रोविजन नहीं है, उसी रूम में इतना बड़ा रूम नहीं हो कि वो दूर रख सके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप बच्चे को दूर रखें और अपना मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को किसी स्वस्थ आदमी के हाथों पिलाएं। बाकी केयर ऑफ द बेबी में भी मदर अगर एसिम्टोमेटिक है तो अच्छी तरह हैंड हाइजीन को फॉलो करके मास्क पहन के वो अपने बच्चे को हैंडल कर सकती है। पेशेंट जो सिक है और ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली हैविंग सिवियर कोविड, उसमें एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क देना हम एनकरेज करेंगे। एक्सप्रेस करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। एक्सप्रेस करने से पहले हैंड वॉशिंग अच्छी होनी चाहिए और बच्चे को दूध पिलाते टाइम भी अपनी हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हुए बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे सकती है। डिस्चार्ज के टाइम पे कोविड पॉजिटिव मदर को खुद की केयर और बच्चे की केयर दोनों के बारे में एडवाइस देनी पड़ती है हमें। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है तो उसको सिर्फ ये समझाना होता है कि आगे अपने सिम्टम्स पे थोड़ा ध्यान दें। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ध्यान रखें अगर उनको कोई नया सिम्टम फीवर, कॉफ या सांस फूल भरने की तकलीफ शुरू हो तो वो अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें। कुछ बेसिक इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाते हैं मेडिकेशन में, बिसाइड्स जो हम रूटीन मेडिकेशन देते हैं जिंक, हम उनको एनकरेज करते हैं लेने के लिए। हम उनको विटामिन सी, बहुत सारा पानी पिए और थोड़ा खुली हवा में घूमना, ऑल्दो इन आइसोलेशन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, इन एडवाइजेस के साथ में डिस्चार्ज करते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा सा सिम्टोमेटिक है तो उसका डिस्चार्ज तभी किया जाता है जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। अच्छा, अच्छी बातें बताई मैम आपने। राकेश जी, आपसे थोड़ा-सा पूछना चाहेंगे कि कुछ साइकोलॉजिकली असर भी इन लोगों पे होता है, पॉज़िटिव जो हो जाती हैं महिलाएँ हैं, उनको किस तरह से साइकोलॉजिकली कुछ असर हो पाता है? इन पे थोड़ा-सा आप बताएँ। देखिए, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ हो गया है, एक्चुअली समथिंग डिफरेंट। बिकॉज क्या होता है इस पूरे फेज में, डेफिनेटली जो महिला है, जो गर्भवती महिला है, उनके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। हर वीक में, हर मंथ में होते रहते हैं, 9 मंथ्स में। तो हर समय थोड़ी सी कुछ मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल स्विंग्स होते हैं, उसका असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए पहले फैमिली पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब माइंडसेट पॉजिटिव होनी चाहिए और अच्छे केयर करने चाहिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। उनको खान पान अच्छा से रखना चाहिए, अपने आप को बूस्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकली, जिसमें उनको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है जो चीज करने को। शायद मैं खुली हवा में घूमूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो चीज आपको, आपकी अपनी प्रिय चीज है जिसमें आपको बहुत अच्छा फील होता है, फील गुड फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो काम करना चाहिए। डेफिनेटली कोई नेगेटिव चीज नहीं करनी चाहिए जिससे आपको फील गुड फैक्टर हो। किसी को मार दिया, किसी को डांट दिया टाइप, वो नहीं, वो भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। बट यस, वी शुड अवॉइड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अच्छा लगना rather than पॉजिटिव एस्पेक्ट। हम पॉजिटिव साइड को सोचे तो बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जो करने से हमें बहुत अच्छा फैक्टर फील होता है। उससे क्या होता है, आप एक अच्छे हैप्पी हार्मोन्स सेक्रेट ज्यादा करते हैं और आपकी फीलिंग अच्छी होती है। उससे आपके और आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी
काफी पॉजिटिव साइड में असर पड़ता है। तो ये चीज मैं सभी को बोलूंगा कि जो घर पे हैं महिलाएं, पहले वो कहीं बाहर जल्दी ना निकले, बिकॉज अभी बोला जा रहा है कि नाउ इट हैज बिकम ए एयरबोर्न इन्फेक्शन। तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकले, जैसे पुणे में बोला, इन आइसोलेशन, स्वच्छ हवा में बैठने घूमे। आप अपने एरिया और जहाँ पे रह रहे हो उसको स्वच्छ करने की और सैनिटाइज करने की कोशिश करें, और हर इंटरवल में करें। इवन आप घर पे भी क्यों ना हो, लोगों से मिलना जुलना कम रखें, और अपने हॉबीज को ज्यादा इनकलकेट करके उसके ऊपर वर्क करें और वो काम करें, जिससे कि आप अच्छा फैक्टर, अच्छा फील करें। बस यही मैं एक बोलना चाहूंगा। और बाकी तो मास्किंग प्रोटोकॉल मैडम ने बताया, डॉक्टर प्रिया ने, कि डबल मास्क यूज करना चाहिए। ये एक है सर्जिकल मास्क, ये बहुत अच्छी मास्क होती है। सबसे पहले इसको लगाने से सांस लेने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती, बट बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करता है। इसके ऊपर आपको अगर लगे तो N95 मास्क लेना है। और ये सब यूज एंड थ्रो है, ये नहीं कि एक लगाया 10 दिन तक लगाएंगे तो प्रोटेक्शन होगा, जो बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। ये सब यूज करना है और थ्रो करना है, और नए नए यूज करने हैं हर दिन। तो उस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सैनिटाइज करें। बच्चे हैं साथ में, उनको भी सैनिटाइज करने से पहले उनको न छुएं, पहले सैनिटाइज करें। एक जो आप हॉस्पिटल में देखोगे, अक्सर हम बोलते हैं 1 to 6, हेड प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन, शू मतलब लेग प्रोटेक्शन, ये सारा प्रोटेक्ट करते हैं हम। एक 1 to 6 का फॉर्मूला हमने अपने स्टाफ को सिखाया, जो हर को मेंटेन करना है। वही चीज, सिमिलर चीज अपने सारे पेशेंट्स को भी मेंटेन करने वाले जो महिलाएं हैं उनको भी मेंटेन करने हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं करना है। अपने आप पॉजिटिव फील करेंगे, और कोई गलत न्यूज नहीं सुननी है, टीवी भी ज्यादा देखना नहीं है, अच्छी अच्छी चीजें करें और अपने आप को खुश रखें। दैट्स इट, यही है मूल मंत्र। शुक्रिया राकेश जी। मैंने कहा इस समय जो बातें हम लोगों ने की हैं, जो सुझाव मैडम ने, डॉक्टर प्रिया ने, डॉक्टर पूनम मैम ने, डॉक्टर राकेश जी ने दिए हैं, ये सब बड़े हेल्प करेंगे सभी लोगों की। आप सब लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रिया गुप्ता, शुक्रिया आपका। डॉक्टर पूनम मैम, शुक्रिया आपका। डॉक्टर राकेश जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू।